नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसका चैप्टर नंबर 3, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 5th लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो यूरोप के अंदर जो आर्थिक विस्तार है वो किस तरीके से हमने देखा था कि हुआ था। इसके काफ़ी कुछ जो उदाहरण है उसके माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की थी जो गेहूं, अंगूर, शराब, जैतून तेल का व्यापारिक स्तर पे जो प्रयोग है वो किया जाता था। और ख़ास करके हमने स्पेन के मामले में देखा था कि किस तरीके से जो स्पेन है वहाँ मुख्य जैतून तेल का उत्पादन जो देश उसे कहा जाता था, और जिस तरीके से कंटेनरों में उन्हें ले जाया जाता था उसे ड्रेसल ट्वट्टी के नाम से भी कहा जाता था। इसी के अंतर्गत काफ़ी जो दक्षिण एशिया के जो सीरिया, फ़िलिस्तीन व काफ़ी जो निर्यातक देश है वो काफ़ी टाइम के बाद तुर्की के अलावा 425 ईस्वी के बाद उनका जो विस्तारित स्वरूप है वो फैल गया था। और इटली भी काफ़ी अधिक मात्रा में गेहूं और अन्य किस्मों का जो प्रोडक्शन है वह करने के बाद उसका जो निर्यात किया जाता था। और इसी के साथ जो देहाती क्षेत्र के अंदर ऋतु प्रसाव का जो पैमाना था वो काफ़ी वेरिएबल माना गया था, जिसके अंदर चरवाहे थे वो अपने मौसम ऋतु अनुकूल के साथ आवागमन का जो प्रयोग है वो करते थे। इसी के अंतर्गत बैंकिंग और धन व्यापक रूप से उस समय काल के दौरान रोम के अंदर इनका प्रयोग है वो किया जाता था, और किस तरीके से जो शहरी व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी। अभी आ जाता है कि जो किस तरीके से श्रमिकों पर नियंत्रण है वो रखा जाता था, जिसके माध्यम के द्वारा व्यापारिक स्तर का जो प्रयोग है वो काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता था। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत ही गहरी थी, और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राजा धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी थी। जिस तरीके से पश्चिमी एशिया के देशों के आसपास ये दासता की जड़ें गहरी शुरुआती दौर के अंदर अपनाई गई थी, उसके माध्यम के द्वारा 4वीं शताब्दी के आसपास ईसाई धर्म बनने के बाद इस प्रथा को काफ़ी जो गंभीर चुनौती है वो नहीं दी गई थी, और काफ़ी अधिक मात्रा में इसका प्रयोग है वो किया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले भी सही हो सकती है। तो काफ़ी समय अल्कुन के बाद से अगर देखा जाता है तो काफ़ी अधिक मात्रा में इस गणतंत्रीय व्यवस्था के अंदर इटली या यूरोप के काफ़ी देशों के अंदर इस प्रथा का प्रयोग है वो किया जाता है। जाक्सन के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में स्थिति नहीं थी। मतलब शुरुआती दौर में जब पहला अगस्टिन का साम्राज्य माना जाता है, उस समय काल की अगर बात की जाती है तो लगभग 75 लाख की आबादी में लगभग 30 लाख की आबादी दो दास प्रथा से संबंधित है वो मानी गई थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी जहाँ फसलों की कटाई के लिए उनकी बड़ी संख्या में आवश्यकता हो, अथवा जहाँ स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुँच सकता हो। तो जिस तरीके से गुलामी और अर्थव्यवस्था के तहत इनका जो प्रयोग है वो किया जाता था, ख़ास करके फसल जो कटाई के समय में इनका सबसे अधिक मात्रा में दासों का प्रयोग है वो गुलामी के तौर पे इनका किया जाता था, और बेगारी के रूप में इनसे जो कार्य है वो करवाया जाता था। और सबसे अधिक मामलों में इनके जो स्वास्थ्य और अन्य जो जितनी भी गंभीर बीमारियां थी उनके संदर्भ में इनका कोई भी इलाज या ट्रीटमेंट या किसी भी तरीके से इनकी भरपाई है वो नहीं की जाती थी। सिर्फ़ और सिर्फ इनका काम का निपटाने के लिए, काम का उपयोग करने के लिए इनका बड़ी
संख्या में जो प्रयोग है वो किया जाता था। ऐसे विचारों दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाबता पर आधारित थी। ये जिस तरीके से प्रणाली जो अपनाई जाती थी वो किसी भी तरीके से दासों के साथ सहानुभूति की जो प्रणाली थी वो नहीं अपनाई जाती थी। सिर्फ और उस काम के नज़रिए के हिसाब से उनका जो अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग है वो किया जाता था। जहाँ एक और उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्व व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी और साधारण लोग इनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। तो सबसे अधिक मात्रा में जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो सबसे अधिक मात्रा में इनका क्रूर व्यवहार इनके साथ किया जाता था, और जो सामान्य लोग श्रेणी के होते थे उन्हीं के साथ व्यवहारिक जो स्वरूप सहानुभूति का कार्य इनके साथ किया जाता था। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से उच्च वर्ग के लोगों के साथ जो कार्य प्रणाली का जो कार्य होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको कार्य करवाने के लिए और दास के रूप में, इनको सेवक के रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता था। किसी भी तरीके से इनके साथ हमदर्दी की जो नज़रिया या कार्य प्रणाली वो नहीं अपनाई जाती थी। नीरो के शासनकाल में घटित प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए एक इतिहासकार क्या कहता है हाशिए के बक्से में। जिस तरीके से ये बताया गया कि दासों के व्यवहार के नज़रिए से हम इसके बारे में कुछ जो एक नज़रिया है इतिहासकार के संदर्भ में वो देख सकते हैं। तो उस व्यवस्था के बारे में बताया गया कि एक जो दास के द्वारा एक राजा की जो ल्यूसियस पेडेलियम सेकंड था उसके जो दास ने उसका कत्ल करने के बाद किस तरीके से बेरहमी के द्वारा सेना और प्रशासन के द्वारा उन दासों के साथ ज्यादतियाँ वो की जा रही थी। तो हम देख सकते हैं कि दासों के साथ एक जो उनका व्यापारपूर्वक जो रवैया होता था वो काफ़ी अधिक मात्रा में उनके साथ जो घटनाक्रम होता था वो व्यवहारिक स्तर के रूप में काफ़ी क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार है उनके साथ है वो किया जाता था। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतनभोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना वो पड़ा था। इनकी मुख्य रूप से इनके साथ जो दासों की जिस तरीके से आपूर्ति कम होने लगी तो उसके माध्यम के द्वारा इनको वेतनभोगी की मजदूरों के विकल्प के रूप में लेने लगे थे, क्योंकि दास कुछ समय के बाद ये स्थिति वो बदतर से बदतर होने की बजाय इनकी संख्या कम होने की वजह से इनको वेतनभोगी के रूप में इनका प्रयोग है वो किया जाने लगा था। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते थे, उन्हें आसानी से छोड़ा रखा जा सकता था, यानी कि जो वेतन जिनको काम के बदले में मजदूरी दी जाती थी वो सस्ते होते थे और उनके लिए ये जो एक आसानी पूर्वक कार्य यह था कि उनको आसानी से छोड़ा या रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ रहा था। जिस तरीके से दासों का प्रयोग है वो किया जा रहा था उसके माध्यम से ये जो प्रथा थी वो व्यापक और इसका श्रमिक के तौर पर इसका प्रयोग है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बहुत अधिक महंगा वो यानी कि प्रायोगिक स्तर पर इनका प्रयोग काफ़ी अधिक किया है वो जा रहा था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उन्हें अन्य खर्चे उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत है वो बढ़ जाती थी। अब जितने भी वेतनभोगी और ये गुलाम रखे जाते थे उनको काम के बदले में जो भोजन है वो देना पड़ता था और उनके मेडिकल और अन्य सुविधाएं खर्चे भी उठाने पड़ते थे। तो जिससे क्या होता था, जो मालिक होते थे या उच्च वर्ग के जो नागरिक होते थे वो इन श्रमिकों की लागत को सबसे अधिक मायने में ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लागत है वो इन पे खर्च हो वो होती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा, जहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक समय व आवश्यकता नहीं थी। तो जिस तरीके से कृषि क्षेत्र के अंदर जो इनकी संख्या नहीं रहे थे, कम होने की वजह से इनका क्या हुआ कि कम पूर्वी जो दूर दराज के प्रदेशों से ज़्यादा संख्या में लाने की कोशिश है वो की जा रही थी। दूसरी, जितने भी दास और जो मुक्त व्यक्ति होते थे जिनके साथ उनके मालिकों से मुक्त कर दिया था, उनको व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्ता के रूप में किया जाने लगा, यानी कि जो एक व्यापारिक स्तर के ऊपर जिनका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के प्रयोग के रूप में इनका प्रयोग वो किया जा सकता था, उस मात्रा के रूप में इनका काफ़ी अधिक मात्रा में
जो प्रयोग है एक एज ए मैनेजमेंट काम को देखने के रूप में इनका प्रयोग है वो किया जाता था। और जिस तरीके से इनकी नियुक्ति और संख्या के हिसाब से देखा जाता था तो ये जो इनकी संख्या होती है वो सबसे थोड़ी कम होती थी। मालिक अक्सर अपने गुलाम तथा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने की पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे। तो जितने भी मालिक होते थे जो पुराने गुलाम हो जाते थे, वफादार हो जाते थे, उनको जो मालिक होते थे अपना पूरा का पूरा कारोबार करने के लिए सौंप देते थे, यानी कि उनका मैनेजमेंट उन्हीं गुलामों के माध्यम द्वारा किया जाता था। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधक की ओर ध्यान दिया। दक्षिण स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कैलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी जरूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लागत होती रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। जिस तरीके से इन माध्यमों का जो प्रयोग किया जा रहा था, उनके उपकरणों और औजारों के माध्यम से भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए जो उत्पादन लगातार बढ़ा रहा था, उसकी वजह से जो दास जो जितने भी श्रमिक थे उनकी मदों की लागत के हिसाब से इनका अधिक से अधिक जो प्रोडक्शन या इनको दास प्रथा की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इनको दास अब बनाया जा रहा था। नियोक्ताओं की यह आम धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। जिस तरीके से कोई काम को संभालने के लिए, उसकी लागत के लिए, प्रोडक्शन लेने के लिए सबसे अधिक जो निरीक्षण कार्य देखभाल के लिए जो आदमी की जरूरत है वो सबसे अधिक पड़ती है। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहले था। इसलिए ये सबसे जरूरी था कि जो ऑब्जर्वेशन का कार्य वो सबसे दोनों प्रकार के लेबर में सबसे महत्वपूर्ण था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोलुमेला ने 10 श्रमिकों के समूह बनाने की पेशकश की थी और यह दावा किया था इन छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन कामचोर है। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का कार्य है वो बनाने के लिए सबसे अधिक मात्रा में कामगारों को छोटे छोटे एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था, यानी कि 10-10 ग्रुप के अंदर, जिसमें ये देखा जाता था कि कौन कामगार है वो अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है और कौन सा कामगार है जो कामचोर या काम है वो नहीं करता। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन विस्तार पर विचार वो किया जाता था। इस तरीके से ज़्यादा मैनेजमेंट करने के लिए उसकी विस्तारित प्रणाली को अपनाया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूह के प्रयोग की यह कहकर निंदा की कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग समूह में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक रखा जाता था। जो प्रकृति प्रेमी है प्लिनी, उसके माध्यम के द्वारा इस बात की निंदा की कि जिस तरीके से श्रमिकों के साथ ये काम करवाया जाता था ये सबसे खराब तरीका था। यानी कि काम करवाने के लिए उनके पैरों में जंजीरें डालकर जो कार्य है वो करवाया जाता था, जिससे वो अपना काम है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते थे और दूसरा अमानवीय व्यवहार उनके साथ है वो किया जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन यह हमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियाँ श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। जिस तरीके से ये मैनेजमेंट का सिस्टम अपनाया जाता है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि आज भी अधिकतर मैनेजमेंट फैक्ट्रियों या इंडस्ट्री या औद्योगिकरण के माध्यम के द्वारा इस प्रकार की जो प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके माध्यम के द्वारा कामगारों को जो रोकने की प्रवृत्ति है वो अपनाई जाती है। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू रखे गए थे। अब जिस तरीके से रोमन साम्राज्य के बारे में ये देखा जाता है कि औद्योगिकरण के इंस्टीट्यूट के माध्यम से काफ़ी अधिक मात्रा में जो रूल है वहाँ पर अपनाए गए थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्री के हालात का वर्णन किया, जहाँ उसके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण हो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। यानी कि वहाँ काम करने के लिए काफ़ी अधिक जो भयंकर स्थिति है वो अपनाई गई थी, जिसमें कामगारों को काफ़ी नियंत्रण के अंदर रखा जाता था। कामगारों के अप्रैनों पर एक सील लगा दी जाती थी, जिससे उनके सिर पर गहरी जाली नवा वाला मास्क नेट पहनना पड़ता था और उनके फैक्ट्रियों से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। यानी कि जो कपड़े उनको इस तरीके से मास्क और नेट पहनाया जाता था, जिसको फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। यानी कि कोई भी लेबर या कर्मचारी वो बाहर है वो बिना इतनी जल्दी या कामगार के वो नहीं जा सकता था।
कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे, पर उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि तीसरी शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख किया, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए काम छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। अब जिस तरीके से श्रमिक और उसके आवश्यक लोगों के द्वारा ये कार्य प्रणाली वो अपनाई जाती थी, जिसके माध्यम से ये पता लगता था कि वो जो कामगार है वो काफ़ी थके थके और हताश है वो महसूस होते थे, क्योंकि सारी काफ़ी लंबे टाइम तक उससे काम है वो करवाया जाता था। और इसी के आसपास जो तीसरी शताब्दी के एक राज्य देश के माध्यम के द्वारा मिस्र के किसानों के द्वारा अपने गांव को छोड़ने के बारे में उल्लेख है वो किया गया है, जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो गांव छोड़कर उनका जाने का जो वजह है वो ये है कि ताकि उन्हें खेती में काम न लगना पड़े, यानी कि खेती के कार्यों में कामगारों के साथ, मजदूरों के साथ बहुत ही अमानवीय और निरंकुश जो व्यवहार उनके साथ किया जाता था, अमानवीय व्यवहार उनके साथ वो किया जाता था। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री और कारखानों पर लागू होती थी, और इसी के आसपास अगर खेती के अलावा ये सारी जो बातें थी वो फैक्ट्री और कारखानों के ऊपर भी लागू होती थी, जहाँ मजदूरों और कामगारों के साथ बहुत ही अमानवीय तरीके से व्यवहार है वो उनके साथ किया जाता था। 398 के कानून में यह कहा गया कि कामगारों को दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके, यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में कानून में कहा गया 398 के अंदर, जिसके अंदर कामगारों को दागा जाता था जिस तरीके से हम बैल और गाय को दागते हैं, ताकि वो भागने और छिपने का प्रयास करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि यह दावा कर सके कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार से वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रख सकते थे। यानी कि काफ़ी अधिक मात्रा में कामगारों के साथ जो उनकी प्रणाली थी वो कर्जदार के रूप में उनके मालिकों द्वारा प्रस्तुत की जाती थी, ताकि कामगार वो किसी भी तरीके से बाहर ना जा सके और अपने उनके नियंत्रण में रह सके। यानी कि कर्जा रखने की जो कोशिश है कामगारों की मालिकों द्वारा की जाती थी। दूसरी शताब्दी की प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं, और परंतु दूसरे शब्दों में बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ऋणबद्धता स्वीकार है वो कर ली थी। अब खास तरीके से दूसरी शताब्दी के आरंभिक अवधों के लेखकों की बात की जाती तो काफ़ी अधिक मात्रा में जो गुलामी जो श्रमिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, और हालांकि वे मुक्त ज़रूर थे, लेकिन जो गरीबी की परिवारों की वजह से जो उनके पास खाने और संसाधन ज़्यादा नामात्रा होने की वजह से जीवन यापन करने के लिए उन्होंने ऋणबद्धता वो स्वीकार कर ली थी, यानी कि ऋण का जो एग्रीमेंट है उन मालिकों के साथ उन्होंने कर लिया था। हाल ही में खोजे गए ऑगस्टिन के पत्रों में से एक पत्र में यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूरी बना लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ऑगस्टिन के पत्रों के माध्यम से ये पता चला कि कई बार जो मालिक माता पिता हैं वो अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बंधुआ मजदूरी करने के लिए उसको मजदूर है वो बना देते थे, एग्रीमेंट है वो कर लेते थे। ऑगस्टिन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जाता था, यानी कि क्या पिता की मृत्यु होने के बाद जो एग्रीमेंट किया जाता था उसके माध्यम के बच्चों को आज़ाद किया जाता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का और भी व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी और के ज़बरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्रों नष्ट है वो कर डाले थे। यानी कि जितने भी एग्रीमेंट किए गए थे एक जिसके अंदर मालिक और कर्जदारों या नौकरशाहों के बीच में, जहाँ कामगारों के बीच में या दासों के बीच में, तो उन्होंने कामगारों ने एक बार 66 ईस्वी के आसपास यहूदी विद्रोह वो कर दिया था, जिसके माध्यम से जनता ने साहूकारों के ऋण पत्र है जो बॉन्ड थे उनको नष्ट है वो कर दिया था। फिर भी हमें इस बात में सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। जिस तरीके से ये प्रणाली अपनाई जाती थी उसके माध्यम से इस तरीक़ों को समझना कि कहीं ना कहीं जो कामगार थे वो उनके तरीक़ों के ऊपर या मालिकों के ऊपर किसी भी तरीके से दबाव डालने की कोशिश वो करते थे। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनेस्टियस ने ऊंची मजदूरी देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए 3 सप्ताह से भी कम समय पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण कराया था। 5वीं शताब्दी के आसपास की जब बात की जाती है जिसके अंदर
सम्राट एनास्टेसियस ने ऊंची मजदूरी देकर लोगों को, मजदूरों को, दासों को काफ़ी अधिक मात्रा में जो मजदूरी देकर जो श्रमिकों को आकर्षित है वो किया था। और कम से कम 3 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने जो अपना एक शहर था जिसका नाम दारा शहर था, उसका निर्माण क्षेत्र है वो लगभग 3 सप्ताह के अंदर, यानी कि 21 दिन के अंदर उन्होंने पूरे शहर का निर्माण कार्य वो करवा लिया था। कुछ दस्तावेजों से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि 6वीं शताब्दी के एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। जिस तरीके से उनकी संख्या के बारे में पता चलता है, कुछ दस्तावेजों के माध्यम से भी यह पता चलता है कि भूमध्य सागर के आसपास जो पूर्वी भाग के अंदर जो वेतनभोगी जो श्रमिक थे वो काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जो लेबर और कामगारों की जो स्थिति थी वो भयानक स्थिति अब अपनाई गई थी, जिसके माध्यम के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में उनसे बेगारी और उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार है वो किया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरा वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को स्टडी विद दीपक, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, और इसी के साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ दूसरे बच्चे जो भी आपके जानकार के बच्चे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।